खास पेशकश चीन की चाल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। श्रीलंका में चीन ने एक और इलाके में दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है जो कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर दूरी पर है। यह ठिकाना है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बन रही पोर्ट सिटी। श्रीलंकाई सदन से सुप्रीम कोर्ट तक के विरोध के बावजूद राजपक्षे ब्रदर्स की सरकार ने उस बिल को मंजूरी दे दी है जिसके तहत यह सिटी बसाई जाएगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पर चीन के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 20 मई को यह विवादित बिल सदन में पास हुआ और 24 मई को श्रीलंका पोर्ट सिटी के कंस्ट्रक्शन का ठेका एक चीनी कंपनी को दे दिया गया है। हालांकि जिस तरह से लगातार चीन कदम उठाता दिखाई दे रहा है और इसको लेकर कई तरह की बातें, कई तरह के जो है अटकलें लगाई जाने लगी और कहा जाने लगा कि एक बार फिर कहीं ना कहीं चीन विस्तारवाद की राजनीति अपनाता यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके पीछे तर्क भी बहुत निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या वाकई ये विस्तारवाद की राजनीति है या फिर श्रीलंका में इस तरह की सिटी बसाने को लेकर चीन की मंशा कुछ और ही है। ऐसे कई सारे सवालों, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ा है एडिटर इन चीफ रमेश शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। रमेश जी, आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से चीन को लेकर बात की जाए तो विस्तारवाद की नीति को लेकर बार बार बात उठती लगातार दिखाई देती रही है, लेकिन अब जिस तरह से एक अलग सिटी डेवलप करने की बात श्रीलंका में निकलकर सामने आई है तो इसके चीन के इस कदम को लेकर किस तरह देखा जा सकता है या इसके पीछे भी चीन की कोई चाल है? स्वाभाविक रूप से इसमें चीन की चाल तो पूरी है जी। तो न केवल उसने अभी जो जमीन लीज पर ली है, ये लीज उसने बहाना ये लगाया है कि श्रीलंका में जो उसको ठेके मिले हैं उसका काम करेगा। लेकिन अगर आप बर्मा में देखें जो उसकी जमीन लीज पर ली थी, यह पाकिस्तान से जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसमें उसने 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन लीज पर दी। तो ये जो जमीन जब लीज पर देता है तो फिर उसके सैनिक अड्डे बनाता है। ये जो सैनिक अड्डे अगर आप श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका में है, बर्मा में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, वो जो जिस तरीके से उसने भारत को घेरना शुरू किया है कि समुद्री सीमा को उसको एक प्रकार से घेर दिया। बिल्कुल विस्तारवादी है, उसकी विस्तारवाद का इसी से अंदाज लगाइए कि उसने सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा किया, फिर उसके बाद हमारी 14,000 वर्ग में लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है। चीन का एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसकी उसके जमीन पर कब्जा न किया गया। बिल्कुल ऐसी स्थिति में तो आप देखेंगे तो चीन की ये विस्तारवाद की उसकी नीति है और कहीं ना कहीं वो भारत को इस मामले में घेरना चाह रहा है। उसके जितने पड़ोसी थे उन पड़ोसियों ने लगभग उसके सामने समर्पण जैसा कर दिया। भारत ने भी 1962 में लगभग समर्पण जैसा ही है, उसके पास जमीन है, लेकिन उसके बाद भारत की अगर जो अंगड़ाई ली है पिछले कुछ वर्षों से उसमें भारत उसको दबता हुआ नहीं दिखता। लिहाजा उसने लद्दाख से अपने कदम तो पीछे हटाए और श्रीलंका में कदम उसने बढ़ाए ताकि समुद्री क्षेत्र पर उसका अधिक से अधिक पर कब्जा हो सके। बिल्कुल, और ये माना भी जाता है कि समुद्री क्षेत्र पर अगर किसी कंट्री का कब्जा ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं ताकत में बढ़ोतरी होने की यहाँ पर शंकाएं बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह से कन्याकुमारी को लेकर बात की जाए वहां से मात्र 290 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीलंका में। जिस तरह से एक अलग सिटी डेवलप करने की बात चीन की तरफ से शर्मा जी निकलकर सामने आ रही है, तो क्या लगता है क्योंकि इसके पीछे जो तर्क चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है वो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, श्रीलंका का विकास होगा, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, तो किस तरह दे सकते हैं इन तर्कों को? देखिए, मोटे तौर पर ये तो चूंकि सरकार ने श्रीलंका की सरकार ने कदम बढ़ाया तो अपने कदम को उनको जस्टिफाई करना, तो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये कहा है। आप मुझे बताइए अगर चीन पहुंचेगा तो उसका लाभ श्रीलंका को कैसे मिलेगा? चीन के टेक्निकल लोग जाएंगे, इंजीनियर जाएंगे, लेबर भी चीन की जाएगी। स्वाभाविक रूप से चीन का जहां भी उसने काम शुरू किया है वो अपना अमला चीनी कंपनियां साथ लेकर के गई हैं, तो उसका लाभ चीन को ही ज्यादा मिलता है। लेकिन जिस ताबड़तोड़ तरीके से राजपक्षे सरकार ने चीन के पक्ष में फैसला लिया है उसी दृष्टि से ये उसके तर्क गढ़े जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल, और इसके पीछे जिस तरह से बात की जाए श्रीलंका को लेकर, हालांकि इसको लेकर संसद में बिल भी पास किया गया, बिल का विरोध भी होता दिखाई दिया और अदालत का भी कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर होता दिखाई दिया। रमेश जी, तो क्या लगता है जिस तरह से ऐसी क्या मजबूरी मानी जाए या ऐसी क्या कुछ वजह मानी जाए जिसको लेकर श्रीलंका इस बात को लेकर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है? मोटे तौर पर कहीं ना कहीं श्रीलंका पर चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा है और ये चीन का प्रभाव काफी दिनों से बढ़ रहा है उस पर। और जिन दिनों हमने शांति सेना भेजी थी, मजबूरी में भेजी थी, वो केवल इसलिए भेजी थी
कि अगर हम उस समय शांति सेना नहीं भेजते तो चीन की आर्मी श्रीलंका में जाने वाली थी। वो डिप्लोमेटिक फैसला था जिसका भारत को नुकसान बहुत उठाना पड़ा। तो धीरे धीरे करके चीन वहां पर अपना कदम बढ़ा रहा है। श्रीलंका की सरकार मान करके चलिए ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार चीन ने कुछ वर्ष पहले नेपाल की राजशाही को खत्म करके अपनी कठपुतली सरकार बिठाई थी, ठीक उसी प्रकार चीन बर्मा में, श्रीलंका में, नेपाल में और जो आसपास के छोटे मोटे देश हैं वहाँ अपनी कठपुतली सरकार बिठाना चाहता है। वो सरकार श्रीलंका की लगभग चीन के बहुत प्रभाव में है। बिल्कुल रमेश जी, और ये चीन कहीं ना कहीं भारत को घेरने की लगातार कोशिश करता दिखाई दे रहा है और ऐसे में विस्तारवाद की नीति को बल देता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश लगातार उसकी तरफ से जारी है। क्योंकि इससे पहले भी डोकलाम का मामला या अन्य लद्दाख की सीमा से जुड़े हुए मामलों को लेकर बात की जाए तो कई ऐसी बातें निकलकर सामने जिससे ये जाहिर होने लगा कि विस्तारवाद की नीति को लेकर कहीं ना कहीं वो गंभीरता से खुद को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। तो क्या लगता है श्रीलंका पर इस तरह की एक सिटी डेवलप करने के बाद, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका सरकार बार बार यही कह रही है कि अगर ये डेवलप होती है तो यहाँ पर कई लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा श्रीलंका के, तो क्या लगता है जिस तरह से रणनीति भारत को घेरने को लेकर चीन आगे लगातार बढ़ता दिखाई है और किस तरह कर सकता है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं जिसकी, लेकिन अगर आप देखें कि समय के साथ युद्ध शैली बदली है और ये युद्ध शैली इस तरीके से बदली है। एक समय हुआ करता था जब जमीन पर लड़ाई होती थी, हाथी और घोड़ों की सेना हुआ करती थी, तलवार, बंदूक और तोपों की हुआ करती थी। लेकिन समय के विस्तार के बाद फिर हवाई जहाज का युद्ध शुरू हुआ, बमबारियां शुरू हुई और बम गिराए गए। लेकिन अगर आप देखें पिछले 50 वर्षों में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में अगर जीत हुई है तो वो हवाई हमलों की हुई है। लेकिन अगर आप देखें उसके बाद अब जो नौसेना है उसका महत्व बढ़ा है। 1971 में अगर भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता था तो वो नौसेना के कारण जीता था। हमारी पनडुब्बियों ने पाकिस्तान के, खासतौर से बंगाल की खाड़ी में जो उसके युद्धपोत थे उनको डुबो दिया था, जिसके कारण हमको 1971 में जीत मिली। ठीक इसी प्रकार इस रणनीति को चीन अच्छी तरीके से समझा हुआ है। तो मोटे तौर पर हवाई हमले या जमीन के हमलों में उतना महत्व नहीं रह गया। अब इसलिए वो समंदर पर कब्जा करना चाहता है और अगर उसने एक बार ये बंगाल की खाड़ी सीमा पर यही छोर है जो दक्षिण भारत में समंदर मिलता है, यही छोर जाकर के फ्रांस की सीमा पर भी जाता है, ब्रिटेन की सीमा पर भी जाता है, यूरोप की सीमा पर यही छोर जाकर के मिलता है। और इसीलिए बीच में इसी समंदर के रास्ते यूरोपियन के लोग आए थे। तो चीन इसी समंदर पर दूर दूर तक कब्जा कर लेना चाहता है, इसलिए उसने श्रीलंका में अपना एक अड्डा बनाया है और 99 साल के लिए जमीन लीज पर ली है जहां पर वो अपना केंद्र बनाने जा रहा है। चलिए, बिल्कुल रमेश जी, और हमारे साथ जुड़े हुए आशीष दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। हेलो जी आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपको मिल रही है आवाज? जी जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। चीन को लेकर बात की जाए तो अब जिस तरह से श्रीलंका में एक सिटी बनाने की जद्दोजहद में यहाँ पर लगता दिखाई दे रहा है, कई एकड़ जमीन उसने लीज पर ले ली है और जिस तरह से कई गतिविधियों को अंजाम देने को लेकर कहीं ना कहीं मंशा जाहिर होती दिखाई दे रही है, कई अटकलें भी यहाँ पर लगती दिखाई दे रही है। तो किस तरह देखा जा सकता है इस को लेकर, जिस तरह से जमीन लीज पर लेने के बाद एक अलग विस्तार करने की बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है? आशीष जी, देखिए, ये चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं, चीन का जो अभी तक का जो तरीका रहा है काम करने का, इतना लंबे दशकों से हम लोग देख रहे हैं, धोखा भी खा चुके हैं, तो ये उसका नतीजा है। और आप ये देखिए कि चीन वहां निश्चित रूप से अगर श्रीलंका के पास रहेगा और वो एक अपना खुद का एक राज्य या अपनी टेरिटरी वहां पर चलाएगा, तो वो निश्चित तौर पर इसका सामरिक इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेगा या वहां पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो चीन ने जिस तरह से कर्ज का जाल बिछा के श्रीलंका को फांसा है, इसी तरह वो नेपाल के साथ भी कर चुका है, इसी तरह वो हमारे और भी कुछ पड़ोसी देश है जिनके साथ वो इस तरह की अपनी जो प्रैक्टिस है वो आजमाता है। तो ये भारत के लिए तात्कालिक रूप से तो मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ी एकदम चुनौती होगी, लेकिन एक लंबे दृष्टि में आप देखेंगे तो चीन अपने आप को भारत के आसपास मजबूत करने की लगातार कोशिश करता है। नेपाल की ओली सरकार एक हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी भारत विरोधी बयान देने लगती है क्योंकि वो चीन के प्रभाव में आती है। तो ये सारी चीजें जो ऐसी हैं, इसको किसी एक घटना से देखने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत लंबे समय तक और लंबे अनुभवों के आधार पर
भारत को भी अपनी जो कूटनीति है या भारत की जो भी योजनाएं हैं उसको उस आधार पर तैयार करना पड़ेगा। कुछ जो विशेषज्ञ हैं सेना के और उसके, उनकी ये बात भी सामने आई है कि चीन ने जहां पर ये जो 99 एकड़ जमीन ली है और जो वहां पर वो जो अपना एक पोर्ट बनाने जा रहा है और पूरी जो गतिविधियां चलाएगा, उसके लिए भारत भी उसको लेना चाहता था। लेकिन बात यह हुई कि कुछ निर्णय लेने में देरी हुई या कोई जो भी परिस्थितियां रही हो, भारत उसको नहीं कर पाया। तो बहुत सारी बातें इस तरह की हैं जो हमें चीन के मद्देनजर बहुत मजबूती से या बहुत एक पूरी रिदम में उन चीजों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास जब अशांति होती है या पड़ोसियों से जब कोई तकलीफ मिलती है तो बड़ी खराब होती है। तो भारत को, और भारत ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक लंबा संघर्ष चीन के साथ किया है। चीन को फिंगर 3 और 4 से हटाने के लिए चीन बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। तो वो सारे तनाव और एक तरह के युद्ध जैसी, झड़प जैसी स्थितियां भी लगातार बनी, और वो सब उस वक्त बना जब भारत को कोरोना से भी जूझना था। तो ये मुझे लगता है कि ये जो पोर्ट सिटी बनाने जा रहा है उसको भारत को बहुत सतर्क होना चाहिए और निश्चित तौर पर उसको एक लंबे समय तक उस चीज को अपने रडार पर रख के देखना होगा। और साथ साथ पड़ोसी जो मुल्क हैं, जो श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, या जो भी इस तरह, उनको भी साधने की कोशिश, क्योंकि भारत खुद एक महाशक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, और उसी वजह से चीन जो है उसके इर्द गिर्द जो कुछ दबाव या तनाव की स्थितियां पैदा करना चाहता है। तो हमें लगता है कि हमें भी और आक्रामक होना चाहिए और उस तरह से कोई पलटवार के रास्ते खोजना चाहिए। बिल्कुल आक्रामक होना चाहिए, पलटवार के रास्ते। इस पर मैं चर्चा फिर आपसे आगे करूंगा आशीष जी, लेकिन रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। रमेश जी, जिस तरह से बात की जा रही है और आशीष जी ने भी बड़ी अच्छी बात की कि जब हमारे देशों में कुछ संकट के बादल जब मंडराने लगती हैं तो कहीं ना कहीं असर हमारे देश पर भी पड़ता दिखाई देता है। और इस बीच जिस तरह देखा जाए, चीन ने जिस तरह से जाल फैलाने की कोशिश की और एक अलग तरीके का आंकड़ा श्रीलंका में डालने की कोशिश की, तो क्या लगता है इसको लेकर भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं भारत के लिए संकट की बात भी हो सकती है? निश्चित रूप से ये भारत के लिए संकट की बात होगी, और पड़ोस में अगर कुछ होगा तो स्वाभाविक है कि उसका असर तो अपन पर पड़ेगा ही। ऊपर जिस तरीके से चीन रणनीति अपनाता है, आप अगर देखिए कि नेपाल का उसने इस्तेमाल काय के लिए किया, क्योंकि नेपाल से भारत आने के लिए परमिट नहीं लगता था, वीजा नहीं लगता था। तो में जो घुसपैठ जो हुई है वो कहीं ना कहीं नेपाल के रास्ते से हुई है। ठीक उसी प्रकार बर्मा से भी जैसे हमारे उससे संबंध थे, भूटान से हमारे संबंध थे, तो चीन के नागरिकों की बहुत सी घुसपैठ बर्मा के रास्ते हुई है, भूटान के रास्ते हुई है और तिब्बत के रास्ते हुई है। ठीक उसी प्रकार फिर चीन न केवल नागरिकों को ही नहीं भेजता, चीन कहीं ना कहीं ड्रग्स, चीन और पाकिस्तान दोनों ड्रग्स भी भेजते हैं और कई तरह के और भी जो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका में वो पोर्ट बना करके भारत के समाज को विकृत करने के लिए और मुद्दे से भटकाने के लिए या बीमारी भेजने का कोई काम होगा है। चीन तो अब इस मामले में हो ही गया कि वो बीमारी भी भेजता है, तो कुल मिलाकर के वायरस युद्ध की तैयारी कर रहा है। और फिर जिस तरीके से श्रीलंका से लगा हुआ जो समंदरी हमारा प्रांत है केरल, वहाँ पर वामपंथों की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उनका सद्भाव भी चीन के साथ जुड़ता है। ये तो खैर सामान्य स्थिति है। आपने अगर देखा होगा 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ था तो हमारे यहाँ के बड़ी संख्या में वामपंथी ऐसे थे जिन्होंने चीन की बात को गलत नहीं माना था, भारत को गलत माना था। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं श्रीलंका में पोर्ट अपना जमीन लीज पर लेकर के अपना अड्डा बनाना आगे चल करके भारत को तो है। बिल्कुल भारत को देने वाली बात भारत पर कहीं ना कहीं, लेकिन अब एक खास रणनीति की यहाँ पर जरूरत महसूस की जाने लगी है। रामेश जी, आशीष जी, इस तरह से बात लगातार चल रही है और ऐसे में क्या लगता है जिस तरह का संकट महसूस किया जाने लगा, इसको लेकर भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं? देखिए, मैं तो अभी भारत ने जिस तरह से आक्रामकता का परिचय दिया था, खासतौर पर गलवान घाटी और यहाँ पर, तो उसी तरह का जो एक टेम्पो जो है भारत को बना के रखना होगा, क्योंकि ये चीन के जो मंसूबे हैं वो कभी भी बहुत साफ नहीं रहे हैं और हमने इसकी कीमत भी चुकाई है किसी न किसी रूप में। तो अगर चीन वहां तक पहुंच गया है, हमारे 300 किलोमीटर के आसपास तक आ गया है, तो देखिए आप, तो एक उदाहरण मैं दूंगा कि चीन ने जो है कुछ दिनों पहले नेपाल में और कुछ जगहों पर बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, तो उसको इस तरह से लोगों का समर्थन मिलता है। और हम भारत को इस वक्त ये देखना होगा कि
सामरिक दृष्टि से अब एक मोर्चा भारत को वहां भी खोलना होगा, क्योंकि श्रीलंका के पास अगर वो चीन आके बैठेगा, इसी तरह के एक बेवजह एक जिद की लड़ाई जो है, हमारे बहुत सारे सैनिक जो है अभी लद्दाख में लड़ रहे हैं, वो चीन की वजह से वो सबसे कठिन परिस्थितियों में वहां पर उन्हें तैनात रहना पड़ रहा है। तो अब बस यही कहा जा सकता है कि ये सरकार इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखे और निश्चित तौर पे देख भी रही होगी, लेकिन अगर ये बात सामने आई है कि जिस जगह पे चीन अब पहुंच गया है, वहां भारत भी वहां पर इसी तरह का कोई अपना सेटअप चाहता था, और अगर भारत ऐसा नहीं कर पाया है तो इस बात की समीक्षा करनी होगी कि ऐसा कैसे हुआ, और खासतौर पर उस जगह पे चीन कैसे आ गया जिसकी कोई भी भावना किसी भी तरह की जो वो भारत के प्रति बहुत अच्छी या सदाशयता वाली नहीं रही है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि एक आक्रामक और एक वैसी ही रणनीति चीन को उसी की शैली में जवाब देने के लिए उसी तरह के दबाव, तनाव, उसी तरह के हालात चीन के लिए भी भारत को लगातार पैदा करते रहने पड़ेंगे। बिल्कुल, और सर वाकई बड़ी सही बात कही आशीष जी ने। क्या लगता है रमेश जी, जिस तरह से आशीष जी भी कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह का षड्यंत्र वो अपनाता दिखाई दे रहा है, जिस तरह की बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था, उसी के षड्यंत्र, उसी की रणनीति के तहत उसको जवाब देना बेहद जरूरी यहाँ पर होता दिखाई देने लगा। लेकिन श्रीलंका को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर चीन कई दिनों से अपनी पैनी नजर बनाए हुआ था, गिद्ध की तरह नजर श्रीलंका पर थी, और आज इस नजर को जो है कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब करने को लेकर तीर भेजता नजर आ रहा है। और ऐसे में हम्बन टोटा को लेकर बात की जाए तो 99 साल की लीज पर ले चुका है, और ऐसे में अपने आप में एक बड़ा कार्यकाल होता है 99 साल। तो क्या लगता है जहाँ चंद सालों में कई परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो ऐसे 99 सालों में तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। निश्चित रूप से ये वाकई ये उसकी बहुत अपने राष्ट्र हितों के लिए और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने दूरदर्शिता का काम किया। और आशीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमको अब चीन को उसकी शैली में जवाब दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार गटर की सफाई के लिए हमको नीचे उतरना ही होता है, तो दुष्ट से मुकाबले के लिए वो जो रणनीति अपना रहा है, हमको उसी रणनीति पर काम करना होगा। और कहीं ना कहीं हमको अपनी आंतरिक समस्याएं जितनी हैं उनके साथ साथ सीमा पर ये जो गिद्ध दृष्टियां हैं चीन की और पाकिस्तान की, इससे निपटने के लिए हमको अब वो कदम भी उठाने चाहिए। और जिन भी देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में वो अपने पैर जमा करके उत्पात खड़े कर रहा है, हमें भी उन देशों में अपना पैर तो जमाना ही चाहिए, और उसके पैरों को जमने नहीं देना चाहिए। जैसा कि नेपाल एक प्रकार से हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था, एक समय श्रीलंका भी स्वयं को भारत का हिस्सा कहता था, लेकिन बहुत योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक पिछले 50-60 साल में चीन ने भारत का पैर नेपाल से उखाड़ दिया, भारत का पैर श्रीलंका से उखाड़ दिया। मोटे तौर पर भारत को भी अभी इसी दिशा में प्रयत्न करना होगा, चीन के पैरों को अपने पड़ोसी देशों में कमजोर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और आशीष जी जिस तरह से चीन के हथकंडों को लेकर बात की जाए, कहा जाता है कि हथकंडे अपनाए जाते हैं तो एक खास वक्त का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। तो क्या लगता है जिस तरह से इस बार जो है इस वक्त में जो है श्रीलंका के साथ एक बड़ी डील होती दिखाई दे रही है, एक पार्क बनाने की बात हो रही है, रोजगार देने के नाम पर जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो क्या लगता है ये वक्त वो है जब भारत कोरोना की दूसरी लहर के चलते टूट चुका है, आर्थिक संकट यहाँ पर मंडराता नजर आने लगा है, कहीं ना कहीं भारत अन्य देशों की तरह कुछ हद तक कमजोर होता दिखाई दिया। तो क्या लगता है जिस तरह से इस वक्त के तकाजे के चलते उसने तीर फेंका है, तो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा क्या? जी आशीष जी। जी नहीं, देखिए ये एक नई समस्या तो बन के उभरा हुआ है, और चीन की तात्कालिक सफलता जो है उसको भारतीय जो सरकार है, जो सेना है, वो अपनी नीतियों से, कूटनीतियों से उसको कुंद कर सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए कई निर्णय जो ऐसे होते हैं हम लोग देखते हैं, जो चाहे डिप्लोमेसी के स्तर पर हो या रणनीति के स्तर पर हो, बहुत बार जो है भारत में वो बहुत लंबे समय तक लटकते हैं, बहुत लंबे समय तक इफ एंड बट वाली स्थितियां बनती हैं। हालांकि उनके अपने एक पेच होते हैं, हम दूर से उस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो नहीं देख पाते हैं। इस सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि इस स्तर पर जो कहीं कोई कमी बेशी या चूक होती है, इसको दूर करने का वक्त है। हम एक आंतरिक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, कोरोना के साथ पूरा देश उसमें उलझा हुआ है, दूसरी नई समस्याएं ब्लैक फंगस जैसी चीजें हैं, और इसके साथ यदि आसपास हमारे ये चीन या इस तरह की कोई फंगस जमा होती है तो ये भी एक बहुत बड़ी एक बीमारी की तरह हमें इसको उसी तरह से झेलना होगा। तो अभी हमारे सामने दो तरह के तनाव झेलने की स्थितियां आ गई हैं, और ये जो है रातों रात खड़ा हुआ मामला नहीं है कोलंबो पोर्ट सिटी वाला,
एक लंबे समय से चीन की जो पूरी जो वहाँ कोशिशें चल रही थी उसका नतीजा है। तो भारतीय स्तर पर यदि जो है कहीं कोई देरी हुई है निर्णय लेने में, या कहीं कोई ऐसी स्थितियां या कोई समन्वय की कमी की वजह से इस तरह की चीजें पैदा हो रही हैं, तो उन्हें दूर कर लेना चाहिए। और भारत इस एक चीन के इस एक पैंतरे से ऐसा नहीं कमजोर हो जाएगा या कोई बहुत दबाव में आ जाएगा, लेकिन जरूरी ये है कि लगातार इस तरह की समस्याएं झेलने की वजह के बजाय चीन को किसी न किसी रूप में दबाव में लाना पड़ेगा। भारत के पास बहुत सारे राष्ट्रों का समर्थन भी है, और मौजूदा जो स्थितियां हैं कोरोना को लेकर जो पैदा हुई हैं और चीन के बयान कोरोना को लेकर जो आए हैं, उससे एक विश्व का एक बहुत बड़ा जो एक तबका है देशों का, वो चीन के प्रति बहुत अच्छी भावना नहीं रखता। तो बस यही है कि भारत सरकार, भारत के लोग, भारत के डिप्लोमेट्स ये सब चीजें, इन चीजों का चीन पर दबाव बनाने के लिए फायदा उठा सकते हैं। चीन की जो हसरतें हैं उसको तत्काल कुचलने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल आशीष जी। रमेश जी, मुझे यहाँ पर वो बात याद आ रही है कि जब पिछले साल जिस तरह से चीन लगातार पैंतरेबाजी में माहिर खुद को मानता रहा है, और ऐसे में पिछले साल अमेरिका को लेकर बात की जाए तो कोविड की जो स्थिति लगातार देखने को मिली थी, पहली लहर के दौरान हजारों लोग वहां पर हर रोज मारे जा रहे थे। उस दौरान चीन ने हांगकांग सिक्योरिटी बिल और साउथ चाइना सी में बेहद तेजी से सैन्य दबदबा ने उसकी चाल नाकाम कर दी थी। तो क्या लगता है इस तरह दिन प्रतिदिन अपनी एक नई रणनीति के तहत भारत को नुकसान पहुंचाने को लेकर एक और नई चाल चलता चीन दिखाई दे रहा है, तो कितना असर अन्य राष्ट्रों पर देखने को मिल सकता है बनिस्बत जो इंडिया भारत से हमारे देश से जुड़े हुए राष्ट्र हैं जिनका समर्थन लगातार मिलता दिखाई देता है? मोटे तौर पर चीन को लेकर के जो भारत हेलो की रणनीति जी, हेलो रणनीति में भारत काफी हेलो सफल रहा है, और कोरोना को अगर आप देखेंगे तो उसकी हेलो कहीं न कहीं सामरिक दृष्टि से उसका मुकाबला अमेरिका से था। कोरोना में सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप परेशान हुए, और दूसरा पड़ोस में अगर सबसे ज्यादा कोई तंग हुआ है तो वो भारत तंग हुआ। बाकी अगर आप देखेंगे तो नेपाल में, पाकिस्तान में कोरोना का उतना असर नहीं रहा, हालांकि वो भी चीन के पड़ोसी हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जो कल WHO ने कहा है कि चीन की जांच होना चाहिए, अमेरिका ने भी कहा है चीन की जांच होना चाहिए, तो चीन कई प्रकार के जो षड्यंत्र कर रहा है उसमें भारत को अन्य देशों का समर्थन जरूर मिलेगा, और भारत को दमदारी से पहल करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल रमेश जी, जुड़ने के लिए तमाम बात में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए भारत को भी अब चीन की नई चाल से निपटने के रास्ते बहुत तेजी से खोजने होंगे। एक अलग और पुख्ता रणनीति की यहाँ पर अब जरूरत महसूस की जाने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ दो मोर्चों पर खतरा पहले से ही था। अब श्रीलंका के रास्ते तीसरा खतरा भी भारत के सामने खड़ा होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में भारत क्या कुछ रणनीति अपनाता दिखाई देता है और किस तरह से चीन को मुंह तोड़ जवाब देता है। इस खास